ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हार कर गांव की मिट्टी में अपनी रूह को दोबारा जिंदा किया। आदित्य एक ऊंची इमारत के 24वें माले पर बने अपने केबिन में बैठा था। बाहर मुंबई की बारिश हो रही थी, लेकिन उसे वो बारिश नहीं बल्कि सड़कों पर लगा जाम और लोगों की झुंझलाहट दिख रही थी। उसके हाथ में एक डिजाइन की फाइल थी और सामने लैपटॉप पर हजारों ईमेल्स। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो रातों की नींद हराम होने की गवाही दे रहे थे। आदित्य के पास सब कुछ था, महंगी गाड़ी, आलीशान फ्लैट और समाज में रुतबा। पर उसके पास जो नहीं था वो था खुद का साथ। उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसने दिल खोलकर कब हंसा था या कब सुकून से बैठकर डूबते सूरज को देखा था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। गांव से काका का फोन था। बेटा, बरसों हो गए अपनी जमीन को देखे। तेरा वो पुराना घर अब ढहने लगा है। अगर उसे बचाना है तो एक बार आ जा। आदित्य ने पहले मना करना चाहा, पर केबिन की घुटन उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने एक छोटा बैग पैक किया और बिना किसी को बताए अपनी कार निकाली। वो भाग रहा था, अपने काम से नहीं बल्कि उस खोखलेपन से जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जैसे जैसे शहर की ऊंची इमारतें पीछे छूटती गईं और सड़क के दोनों ओर हरियाली बढ़ने लगी, आदित्य के सीने का भारीपन कम होने लगा। खिड़की के शीशे नीचे करते ही मिट्टी की वो सोंधी खुशबू अंदर आई जो केवल गांव के रास्तों पर मिलती है। 12 घंटे के सफर के बाद वो अपने गांव नीलगंज पहुंचा। गांव के मुहाने पर वही पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर बचपन में वो झूला झूलता था। गाड़ी की आवाज सुनकर कुछ बच्चों ने उसका पीछा किया। उनकी आंखों में वो चमक थी जो आदित्य की आंखों से कहीं गुम हो गई थी। जब वो अपने पुराने पुश्तैनी घर के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। वो घर जिसे उसके दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था, अब झाड़ियों से ढका हुआ था। उसकी दीवारें कह रही थीं, कहाँ खो गए थे तुम। गांव की रात शहर की रात जैसी काली और डरावनी नहीं थी। यहां रात चांदनी थी। आदित्य ने आंगन में एक पुरानी चारपाई बिछाई। बिजली नहीं थी, बस आसमान में हजारों सितारे थे। उसने महसूस किया कि शहर में हम लाइटों के इतने आदी हो जाते हैं कि असली रोशनी देखना ही भूल जाते हैं। तभी पड़ोस से एक वृद्ध महिला, जिन्हें सब दादी माँ कहते थे, एक लालटेन लेकर आईं। उनके हाथ में कांसे की थाली थी जिसमें ताजी रोटियां और सरसों का साग था। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के कहा, थका हुआ लग रहा है, पहले पेट भर ले। शहर की हवा ने तुझे पीला कर दिया है। आदित्य ने जब पहला निवाला लिया तो उसे लगा जैसे उसकी रूह तृप्त हो गई। वो स्वाद किसी 5 सितारा होटल में नहीं था, उस खाने में ममता का तड़का था। दादी माँ वही पास बैठ गईं और बोली, बेटा, ये जो मिट्टी है ना, ये कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। तूने इसे छोड़ दिया पर इसने तुझे नहीं छोड़ा। देख, आज भी ये तुझे सुलाने के लिए ठंडी हवा चला रही है। अगली सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो वो कोई अलार्म की कर्कश आवाज नहीं थी। दूर कहीं किसी घर में छाछ बिलोने की घम घम आवाज आ रही थी और चिड़ियों ने जैसे आंगन के अमरूद के पेड़ पर कोई सभा बुला रखी थी। सूरज की पहली किरण जब कच्ची दीवार के छेद से छनकर आदित्य के चेहरे पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि जागना किसे कहते हैं। शहर में तो वो सिर्फ उठता था, आज वो जागा था। वो उठकर आंगन में आया। ओस की बूंदें घास पर मोतियों जैसी चमक रही थीं। उसने नंगे पैर मिट्टी पर कदम रखा। वो मिट्टी ठंडी थी, मखमली थी और उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जो तलवों से होते हुए सीधे रीढ़ की हड्डी तक पहुंच रही थी। आदित्य ने अपने खंडहर होते घर को गौर से देखा। लकड़ी के दरवाजों पर दीमक लग चुकी थी। छत की खपरेलें कहीं कहीं से टूट गई थीं। उसने तय किया कि वो किसी मजदूर को नहीं बुलाएगा, वो खुद इस घर की मरम्मत करेगा। शहर के सफल आर्किटेक्ट के लिए ये एक चुनौती थी, लेकिन एक इंसान के लिए ये खुद को खोजने का जरिया। उसने अपनी महंगी घड़ी उतारी, अपनी ब्रांडेड कमीज उतारकर एक तरफ रखी और कुएं से पानी खींचना शुरू किया। पहले 10 बाल्टियों में ही उसके हाथों में छाले पड़ गए। जिन हाथों ने सिर्फ कीबोर्ड और कलम पकड़ी थी, उनके लिए लोहे की बाल्टी और रस्सी का बोझ उठाना आसान नहीं था। लेकिन हर बाल्टी के साथ उसके अंदर का अहंकार कम हो रहा था। तभी बाड़ के दूसरी तरफ से एक खिलखिलाती हुई आवाज आई, साहब जी, जोर जमीन से नहीं, सांसों से लगाया जाता है। आदित्य ने मुड़कर देखा। वो वृंदा थी, साधारण सूती घाघरा ओढ़नी, माथे पर एक छोटी सी बिंदिया और आंखों में इतनी सादगी कि शहर की सारी चकाचौंध उसके सामने फीकी पड़ जाए। वो अपने कंधे पर घास का गट्ठर लिए खड़ी थी। उसने गट्ठर नीचे रखा और आदित्य के पास आकर बोली, आप बाल्टी को खींच नहीं रहे हैं, आप उससे लड़ रहे हैं।
पानी को अपना दुश्मन मत समझिए, उसे अपना हिस्सा मानिए। धीरे से छोड़िए और लय के साथ खींचिए। आदित्य ने वैसा ही किया। इस बार पानी का वजन कम महसूस हुआ। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम यहां सबको ऐसे ही सिखाती हो? वृंदा ने हंसते हुए कहा, नहीं, यहां सब जानते हैं कि जीना कैसे है, बस आप शहर वाले भूल जाते हैं। सुना है आप बड़े घर बनाते हैं शहरों में, पर इस छोटे से घर को बनाने में आपको पसीना आ गया। उसकी बातों में चुटकी थी पर कड़वाहट नहीं। आदित्य को पहली बार लगा कि कोई उससे उसके पद या बैंक बैलेंस के कारण नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह बात कर रहा है। दोपहर तक आदित्य ने आंगन की सफाई कर ली थी। वो थक कर उसी पुराने चबूतरे पर बैठ गया। तभी वृंदा दोबारा आई। इस बार उसके हाथ में एक मिट्टी का कटोरा था जिसमें छाछ थी और ऊपर से भुना हुआ जीरा और पुदीना डला था। ये पी लीजिए, दोपहर की लू नहीं लगेगी, उसने कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा। आदित्य ने जब पहला घूंट लिया तो उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी थकान हवा हो गई। उसने पूछा, वृंदा तुम यहां बोर नहीं होती? न मॉल है, न सिनेमा, न घूमने की जगह। वृंदा वहीं जमीन पर बैठ गई और दूर तक फैले सरसों के पीले खेतों को देखते हुए बोली, बोरियत तो वहां होती है जहां मन खाली हो, यहां तो हर पल कुछ नया है। देखिए, वो सामने वाली गौरैया अपना घोंसला बना रही है। कल उसने सिर्फ 3 तिनके जोड़े थे, आज आधा घर बन गया। इसे देखने में जो सुख है वो सिनेमा में कहाँ है? और घूमने की बात तो शाम को नदी किनारे जाकर बैठिए, वहां की हवा आपको पूरी दुनिया की सैर करा देगी। आदित्य उसकी बातें सुनता रहा। उसे समझ आने लगा कि वो जिसे पिछड़ापन समझता था वो दरअसल पूर्णता थी। शाम को आदित्य नदी के किनारे पहुंचा। पानी का बहाव इतना धीमा था कि उसकी आवाज किसी लोरी की तरह लग रही थी। उसने वहां बैठकर उन वर्षों के बारे में सोचा जो उसने ऑफिस के केबिन में बिताए थे। उसने क्या कमाया? एक बड़ा घर जिसमें कोई रहने वाला नहीं था, एक महंगी कार जो सिर्फ ट्रैफिक में खड़ी रहती थी। उसने जेब से अपना फोन निकाला। 15 मिस कॉल थे, 100 से ज्यादा ईमेल्स। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर फोन का स्विच ऑफ कर दिया और उसे अपनी जेब के गहरे कोने में डाल दिया। उस पल उसे जो आजादी महसूस हुई वो उसे करोड़ों के बोनस से भी कभी नहीं मिली थी। रात को जब वो वापस लौटा तो दादी माँ ने फिर से लालटेन जला दी थी। आदित्य ने आज उनसे एक सवाल पूछा, दादी, क्या आपको कभी शहर जाने का मन नहीं किया? मेरे पापा आपको साथ ले जाना चाहते थे। दादी ने अपनी धुंधली आंखों से आदित्य को देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मछली को अगर सोने के कटोरे में रख दो तो क्या वो खुश रहेगी? उसे तो नदी का गंदा पानी ही सुहाता है, क्योंकि वो उसका घर है। शहर में छत तो है पर आकाश नहीं है, वहां लोग तो हैं पर पड़ोस नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वहां वक्त तो बहुत है पर समय किसी के पास नहीं है। आदित्य उस रात काफी देर तक जागता रहा। उसने तय किया कि वो इस घर को सिर्फ मरम्मत नहीं करेगा, वो इसे अपनी आत्मा का केंद्र बनाएगा। नीलगंज की सुबह अब आदित्य के लिए एक नई इबादत जैसी थी। पिछले 15 दिनों में उसके हाथों की त्वचा सख्त हो गई थी, लेकिन उसका मन उतना ही कोमल और शांत होता जा रहा था। वो अब साहब नहीं, आदित्य बन चुका था। एक दोपहर जब आदित्य पुराने बरामदे की कड़ियों पर पेंट कर रहा था, अचानक गांव की धूल उड़ाती हुई एक काली बड़ी गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उसका पुराना सहयोगी समीर नीचे उतरा। समीर ने महंगे जूते कीचड़ से बचाते हुए नाक सिकोड़ी और आदित्य को देखकर ठिठक गया। आदित्य, तुम ये क्या कर रहे हो? दाढ़ी बढ़ी हुई है, शरीर पर धूल है, तुम यहाँ इस खंडहर में क्या ढूंढ रहे हो? समीर ने हैरानी से पूछा। आदित्य मुस्कुराया और अपनी छेनी नीचे रखते हुए बोला, समीर, मैं यहाँ कुछ ढूंढ नहीं रहा हूँ, जो खो गया था उसे वापस पा रहा हूँ। बताओ, कैसे आना हुआ? समीर ने एक फाइल आगे बढ़ाई। कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गैलेक्सी हाइट्स अधर में लटका है। क्लाइंट सिर्फ तुम्हारे सिग्नेचर और तुम्हारे डिजाइन चाहते हैं। बॉस ने कहा है कि अगर तुम वापस आते हो तो सैलरी 2 गुनी कर दी जाएगी। तुम इस गांव की मिट्टी में अपनी प्रतिभा क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदित्य ने फाइल को छुआ तक नहीं। उसने सामने फैले उस विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, समीर, वहां मैंने हजारों ऐसी इमारतें बनाई हैं जिनमें लिविंग रूम तो थे पर जिंदगी नहीं थी। यहां मैं एक ऐसा घर बना रहा हूं जिसकी खिड़की से जब हवा आती है तो वो किसी एयर कंडीशनर से ज्यादा ठंडक देती है। रही बात प्रतिभा की, तो प्रतिभा का असली उपयोग सृजन यानी क्रिएशन में है, केवल मुनाफा कमाने में नहीं। मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। समीर उसे पागल समझकर वापस लौट गया, लेकिन आदित्य के मन में एक नई चिंगारी जल उठी थी। उसे समझ आया कि केवल अपना घर ठीक करना काफी नहीं है, उसे इस गांव के हुनर को जगाना होगा।
उसी शाम जब आदित्य नदी किनारे बैठा था, वृंदा वहां आई। वो कुछ परेशान लग रही थी। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ वृंदा, आज तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं है? वृंदा ने लंबी सांस ली और कहा, आदित्य जी, गांव के युवा धीरे धीरे शहर की ओर भाग रहे हैं। यहाँ खेती में मेहनत ज्यादा है और कमाई कम। मेरे भाई ने भी कल घर छोड़ दिया। वो शहर में किसी कारखाने में मजदूरी करने गया है। मुझे डर है कि कुछ सालों में ये गांव सिर्फ बूढ़ों का बसेरा बनकर रह जाएगा। वृंदा की आंखों में आंसू थे। आदित्य को लगा जैसे ये उसके लिए एक संकेत था। उसने सोचा, अगर मैं अपनी आर्किटेक्चर की समझ और गांव की सादगी को मिला दूं तो? उसने वृंदा का हाथ थामते हुए कहा, हम उन्हें वापस लाएंगे वृंदा। हम इस गांव को पिछड़ा नहीं, आधुनिक आदर्श बनाएंगे। मिट्टी के घर भी महल बन सकते हैं, बस उन्हें सही तकनीक की जरूरत है। अगले दिन आदित्य ने गांव के चौक पर बरगद के नीचे एक छोटी सी सभा बुलाई। पहले तो लोग उसे संदेह से देखने लगे। शहर का लड़का हमें क्या सिखाएगा? आदित्य खड़ा हुआ और बोला, काका, भाइयों, हम शहर इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहां पैसा है, लेकिन वहां जाने के लिए हम अपना शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और अपनी पहचान बेच देते हैं। क्यों ना हम अपने इसी हुनर, मिट्टी के बर्तन, हाथ की बुनाई और जैविक खेती को इतना कीमती बना दें कि शहर के लोग यहाँ सीखने आए। उसने अपनी बचत के पैसों से गांव के पुराने स्कूल की मरम्मत शुरू की और वहां एक कौशल केंद्र खोला। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे मिट्टी के घरों को भूकंप रोधी और ठंडा बनाया जा सकता है। उसने इंटरनेट का उपयोग करके गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए मसालों और कपड़ों को सीधे शहर के बाजारों से जोड़ा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कभी फंड की कमी होती तो कभी पुराने ख्यालात वाले लोग विरोध करते, लेकिन आदित्य के पास अब एक लक्ष्य था। वो दिन भर धूप में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में नीले नक्शे बनाता। 6 महीने बीत गए। आदित्य का अपना घर अब पूरी तरह से तैयार था। वो कोई आधुनिक बंगला नहीं था, बल्कि एक मिट्टी का महल था। उसमें बारिश के पानी को सहेजने की तकनीक थी, सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें थीं और दीवारों पर गांव की कलाकारी। एक सुबह गांव के बस स्टैंड पर एक लड़का उतरा। वो वृंदा का भाई था। उसने शहर की धूल भरी मजदूरी छोड़कर वापस अपने गांव आने का फैसला किया था, क्योंकि उसने सुना था कि उसके गांव में अब काम भी है और सम्मान भी। वृंदा की खुशी का ठिकाना ना था। वो आदित्य के पास दौड़ती हुई आई और बोली, आपने कर दिखाया। आपने सिर्फ ईंटें नहीं जोड़ी, आपने टूटे हुए सपने जोड़ दिए। आदित्य ने देखा कि अब गांव के युवाओं की आंखों में पलायन का डर नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी पर गर्व करने का भाव था। उसे महसूस हुआ कि असली सक्सेस वो नहीं जो बैंक बैलेंस में दिखे, बल्कि वो है जो दूसरों के चेहरे की मुस्कान में झलके। रात को जब आदित्य अपने नए पुराने घर के बरामदे में लेटा, तो उसने महसूस किया कि उसका दिल अब पहले की तरह तेजी से नहीं धड़क रहा था। उसकी धड़कनें अब प्रकृति की लय के साथ मिल गई थीं। उसे अब किसी मोटिवेशनल बुक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी जिंदगी खुद एक प्रेरणा बन चुकी थी। शहर की वो घुटन, वो ईर्ष्या, वो अंधी दौड़, सब अब एक धुंधला सपना लग रहे थे। उसने आंखें मूंद लीं और मन ही मन कहा, शुक्रिया नीलगंज, तुमने मुझे एक बड़ा आदमी बनने से बचा लिया और एक छोटा सा इंसान बना दिया। आदित्य अब नीलगंज का ही होकर रह गया। उसने वृंदा से शादी की और उन्होंने मिलकर गांव को एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे देखने दुनिया भर से लोग आने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और अपनी जड़ों से जुड़ने से बनता है।